स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है क्लास हिस्ट्री का। जो है हमारा हिस्ट्री क्लास से हम जो करेंगे चैप्टर जो हमारा है बच्चों फर्स्ट चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। क्लास 11th के लिए तो क्लास 11th में जो हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग स्किल्स इन द नेशन। तो इसके अंदर हम जो जानेंगे बच्चा मेसोपोटामिया के बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया था क्या, ये वर्ड कहाँ से निकला, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हैं, यहाँ के लोग मतलब किस तरीके से अपनी जीविका चलाते थे, इन सभी के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर जो माल की आवाजाही किस तरीके से की जाती थी, मेसोपोटामिया ने वर्ल्ड को क्या दिया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे मेसोपोटामिया के अंदर ही। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया। बेटा मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का जो अर्थ है, मेसोपोटामिया आपका दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा। तो मेसोपोटामिया जो यूनानी वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम क्या है मैसोस और दूसरे का नाम क्या है पोटेमोस। मतलब कि मैसोस का मतलब होता है बीच में, मतलब मध्य, मतलब बीच में, और पोटेमोस का मतलब होता है नदी। तो हम ये कह सकते हैं ये नदी हो रही, और तो ऐसी जगह जो दो नदियों के बीच में हो तो यही क्या है मेसोपोटामिया, इसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाई ये दो नदी थी कौन सी। बेटा दो नदी जब हमने बात की मैसोस का मतलब क्या होता है मध्य, मतलब बीच, और नदी जो दो नदियों के बीच में, इधर भी नदी और इधर भी नदी, दोनों नदियों के बीच में जो हो वो क्या कहलाएगा मेसोपोटामिया कहलाएगी आपकी। अब जो ये दो नदियां हैं इन नदी के नाम क्या हैं वो जानते हैं। जो नदी के नाम है बेटा वो है दजला और फरात, जिसे हम इरुप्टस और ट्रीगिस नदी भी कहते हैं। क्लियर है ये? तो मेसोपोटामिया का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से और आगे जाते हैं। मेसोपोटामिया में सबसे फेमस चीज़ क्या है? मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली और उसका साहित्य उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व तक फैल गए। मतलब कहा जाता है वहाँ की जो लेखन प्रणाली है सबसे यूनिक है वहाँ की लेखन प्रणाली। हम बात करते हैं जो वर्तमान समय में जो मेसोपोटामिया है इराक में है, कहते हैं लेखन कहा जाता है। इसमें आरंभिक इतिहास में हमें कई चीज़ें ऐसे एविडेंस मिले हैं जो दक्षिण पार्ट में, मतलब कि जो साउथ के पार्ट में हमें कुछ मिले हैं जो सुमेर और अकद कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक वितरण है, शहरीकरण है, वो कौन सा है? जो उसका दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं सुमेर और अकद कहते हैं। दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, जो कि दक्षिण क्षेत्र में बेबीलोनी कहा जाने लगा। इसे कहा जाता है 1100 ईसा पूर्व में अर्सियाई ने उत्तर में अपना क्या किया, राज्य स्थापित कर लिया, तो वहाँ पर अर्सियाई कहा जाने लग गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दक्षिण के अंदर उनके तीन पार्ट थे, सुमेर, अकद और तीसरा बेबीलोन शहर के रूप में उभर कर सामने आए। बोलते हैं यहाँ की जो सबसे फर्स्ट भाषा है सुमेरियन लैंग्वेज है। दूसरा, 2400 ईसा पूर्व में के आसपास यह जब अगदी भाषा यहाँ के लोगों पर आ गई और अगदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। बोलते हैं अगदी भाषा का प्रयोग सिकंदर के समय में भी होता था। अब आते हैं इसी में, पहले क्या आई, पहले जो लैंग्वेज थी सुमेरियन थी, फिर अगदियन आई, फिर अरमाइक आई। तो हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले जो लैंग्वेज थी सुमेरियन, दूसरा था अगदियन, तीसरा था अरमाइक। ठीक है, तो ये भाषा का प्रयोग उस टाइम पे किया जाता था। अब हम जानते हैं मेसोपोटामिया की जो खोज कब हुई। मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता से भी काफ़ी बड़ा था।
मेसोपोटामिया पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। कहा जाता है यहाँ पर 3 नगर सबसे ज़्यादा फेमस थे, जिसे हमें पढ़ना भी है। उरुक, मारी, वहाँ के एक ये 2 स्थल उरुक मारी पे चर्चा करेंगे। उत्खनन कार्यों की कई दशकों तक चलता रहा, मतलब कि उसके बारे में जाना गया, समझा गया। बोला जाता है रूप में सैकड़ों यहाँ पर कई चीज़ें हमें खुदाई से मिली, जैसे कि सैकड़ों स्रोत मिले, जैसे हमें इमारत मिली, मूर्तियाँ मिली, आभूषण मिले, मुद्राएं मिली। ये काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ पर मिली। हजारों की संख्या में हमें लिखित दस्तावेज भी मिले हैं। कहा जाता है यहाँ से हमें कुछ ऐसे स्रोत प्राप्त हुए हैं जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं वो लिखित थे। तो हम ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया में लोग क्या करते थे, राइटिंग स्किल थी उनकी। बोलते हैं इसी में बताया गया है कि यूरोप वासियों के मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम में, ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। मतलब मेसोपोटामिया के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट बुक के अंदर जिक्र किया गया है। आते हैं हम आगे। ये कुछ मेसोपोटामिया है, जैसे कि अब हम बात करते हैं। हमने जो बात की थी मेसोपोटामिया कहाँ से कहाँ तक, 2 नदी हमारी दजला और फरात, इन्हीं के बीच में क्या है, मेसोपोटामिया है। और देखो ये रे बेबीलोन, मारी, उरुक, उर, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पढ़नी है। उरुक के बारे में हमें, उरुक वो जगह है जहाँ पर मंदिर बनाया गया था, और उर वो जगह है जहाँ की गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी। वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के जतन करना पड़ता था, गधे पे लोड करके लेके जाया जाता था। चलिए अब हम जानते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो मेसोपोटामिया का भूगोल क्या था, तो भैया बोलते हैं ये जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, इराक में स्थित है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे मैदान हैं जहाँ पर पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। यहाँ पर अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती थी। 7000 से 7000 टू 6000 BC के बीच यहाँ पे खेती की शुरुआत हुई। कहा जाता है लेकिन जो इसका उत्तर वाला पार्ट है वो क्या है, स्टेपी एरिया, जो घास का मैदान, जहाँ पर सर्दियों के टाइम में भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों को घास से अपना भरण पोषण करती थी। और पूरब में क्या है भाई, पूरब में दजला की सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं इसी में, इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सका क्षमता थी। कहा जाता है फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही, और इन नदियों में बाढ़ आती है तो इनके पानी सिंचाई के लिए खेतों में ले जाए जाते हैं, और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ जमा हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा खेती की जाती थी, इसे लोग वाग यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर भी आप कुछ दे सकते हो। ये हमारा बेबीलोन है, ये हमारा उरुक है, ये हमारा मारी है, ठीक है, ये रहा दजला और ये रहा फरात। इन्हीं के आसपास क्या है, मेसोपोटामिया बसा हुआ है। अब खेती के अलावा वो क्या करते थे, खेती तो हमें पता चल गया भाई, पानी कहाँ से, दजला और फरात नदी से उत्तर की दिशा से आती थी, और मिट्टी जहाँ इकट्ठी हो जाती थी वो उपजाऊ बन जाती थी। खेती के अलावा वो भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदान और पर्वतीय मैदान पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, वो जिनसे वो भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन वस्तुएं मिलती थी, इसीलिए वो उनको पालते थे। ये था उनका भौगोलिक कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आपने जाना। अब आते हैं शहरीकरण का महत्व। भाई शहर का क्या महत्व था मेसोपोटामिया में, शहर का तो बहुत बड़ा रोल माना जाता है। वो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों रहने के स्थान नहीं होते थे, जबकि कहा जाता है जो शहर था अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों विकसित होने में भी सहायक थी। बोलते हैं यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ती चली गई और कस्बे बसने लग गए, और इस कस्बों में इकट्ठा रहने के लिए उन्हें फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ, और धीरे धीरे वो किस में बदल गई, शहर में बदल गई। कहा जाता है उन्हें नगर और गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं
दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है, उनमें आपस लेन देन होता रहता था। बोलते हैं एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को उकेरने के लिए कांसे के औजार, मतलब यहाँ के लोग एक दूसरे पे क्या होते थे, डिपेंडेंट रहते थे। अब कहा जाता है कि भैया यहाँ पर कांसे के औजार बनाने वाले भी धातु, तांबा, रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाते थे, साथ ही उसे ईंधन के लिए हर कदम लकड़ी और कोयले की ज़रूरत रहती थी। तो इस तरीके से वहाँ पर काम चलता था। आइए एक वर्का हेड जो है हमारा वर्कासिस जिसे हम बोलते हैं, जो हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर से एक स्त्री का हमें सर मिला जो कि सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। कहा जाता है इनकी जो भुएं हैं नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपरी एक खांचा बना हुआ है जो कि शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके का ये जो हमें मिला है उरुक से मिला है, ठीक है, वो याद रखिएगा आप सभी। अब आते हैं शहरों में मालों की आवाजाही किस प्रकार करते थे। भाई माल जब जहाँ पर लोग रहेंगे व्यापार करेंगे, व्यापार के लिए माल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो किस किस संसाधनों को दक्षिण के अधिकांश भाग में औजार, मोहर, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी हुआ करती थी। इसीलिए इराकी खजूर, पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए, नावों बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी वहाँ पर। औजार और पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए वहाँ के मेसोपोटामियाई लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदा, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की और ईरान से मंगवाते थे। कहा जाता है इसके लिए वो जानवरों के ऊपर लदाई करके, लेकिन ज़्यादातर वो किस चीज़ से व्यापार करते थे, व्यापार उनका एक ही मकसद था, व्यापार जो करते थे भारी बाहु पशुओं के पीठ पर रखकर बैलगाड़ी में लादकर शहरों तक अनाज का काट कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन हुआ करता था, और ज़्यादा समय भी लगता था। इसीलिए उन्होंने, और दूसरा कहा जाता है पशुओं को चारा भी देना पड़ता है, इसीलिए वो एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं देते थे। तो उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने नदी की धाराएं, मतलब नाव के बजरे, नाव को लदी हुई नाव के जल मार्ग को उन्होंने अपनाया। जल मार्ग के अंदर जो बोरी लदी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है और ज़्यादा तेज़ चलता है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता है। तो उन्होंने आने जाने के लिए, सामान को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, खरीदने बिक्री करने के लिए उन्होंने जल मार्ग का प्रयोग किया। अब आते हैं हम इसी में लेखन विकास। लेखन विकास इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेखन कहा जाता है विश्व में जो पहली बार लेखन प्रणाली की जो शुरुआत की गई होगी वो यहीं से हमें देखने को मिले एविडेंस। कहा जाता है यहाँ पर जो पहली पिटिका जो मिली है टैबलेट 3200 BC में मिली है, जिसके अंदर 5000 लिस्टेड मतलब पिक्चर्स हैं, जैसे कि बैल के पिक्चर्स हैं, फिश के हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स के पिक्चर्स जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि वो उस समय यूज़ करते थे कॉइन्स वगैरह में और रिटर्न वगैरह में भी यूज़ करते थे। अब आते हैं हम इसमें, वो आखिर लैंग्वेज किस चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो ये कुछ लेखन प्रणाली में जो वो लिखते थे वो गीली मिट्टी पे लिखते थे। तो गीली मिट्टी पे लिखने का एकमात्र आशय ये था कि ताकि वो किलाकार में लिखते थे। पहले के टाइम पे हमारे तरह पेन और कॉपी नहीं हुआ करती थी, तो पिटिकाओं पे, जिसे हम इंग्लिश में टैबलेट बोलते हैं, गीली मिट्टी को लेप कर उसके ऊपर कीलों से खोद कर, जिसे हम क्यूनिफॉर्म किलाकार में लिखते थे, और वो उसको मिट्टी को सुखा देते थे, जिसके कारण ये लेखन प्रणाली काफ़ी ज़्यादा विकसित होने लगी। लेखन के अंदर वो सुमेरियन, अकदियन भाषा का प्रयोग करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, सिकंदर के समय में उन्होंने क्या किया था कि इस चीज़ों का प्रयोग किया था। अब ये हम यहाँ पर देखते हैं, देखो इस तरीके से ये हमारी क्या है, पिटिका है। इसी पिटिकाओं पर वो कीला करके वो कीलों से ऐसे इस तरीके से लिखते थे। और ये देखो स्टैम्प्स है,
तो ये जो हमारी लिस्ट में जो थे वही चीज़ है। तो ये जो किस फॉर्म में लिखते थे वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्यूनिफॉर्म किलाकार चिन्ह में मतलब सरकंडे के तिल्ली के नोक से घोंप घोंप के वो लिखते थे। बोलते हैं यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जा रही थी 2600 BC में, तो वो जो लैंग्वेज थी बेटा सुमेरियन थी सबसे, जो इसके दक्षिणी पार्ट में ये सुमेर एक शहर भी था जिसके नाम से ये सुमेरियन लैंग्वेज पड़ी। बाद में ये क्या सुमेरियन भाषा किस में बदल गई, अकदियन भाषा में बदल गई। तो ये लेखन कला का विकास था। हमने आपको बताया लेखन का प्रयोग वो इसलिए करते थे, लेन देन के लिए भी वो लेखन का प्रयोग करते थे, मतलब किससे कितनी वस्तु ली उन सभी चीज़ों के लिए वो इस चीज़ों का प्रयोग करते थे। चलिए, तो यहाँ तक की मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपना सजेशन ज़रूर दें। कोई भी अगर आप इससे बेटर अगर चीज़ें चाहते हैं तो वो भी इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।